सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल में तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड 1262 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा हुआ है और लगभग सारे के सारे बच्चे भी डीवी स्किप अभियान चला रहे हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए, तो मैं भी लगातार उसमें जुड़ा हुआ हूं और मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश यही कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कहीं सेलेक्टेड हो चुके हैं वो डीवी स्किप कर दें, जिससे जो बच्चे हैं उनको ज़रूरत और नीडी बच्चे हैं उनको आगे सिलेक्शन का अवसर प्राप्त हो सके। सेकंड थिंग क्या है कि बहुत से साथियों ने मुझसे कहा कि भैया प्रपत्र कैसे भरे जाएं और किस तरह प्रपत्र भरे जाएं, क्योंकि मैंने 3-4 बार डीवी दिया है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे भैया आपने डीवी कैसे किया, आपने कैसे प्रपत्र भरे, इसके बारे में बता दो। ओके, तो बताऊंगा मैं। और उससे पहले बताना चाहता हूं मैं कि जिस टाइम मैंने डीवी दिया था, शायद मैं आप लोगों में सबसे बड़ा हूं और एक टाइम ऐसा था, अभी जो नए बच्चे नए एस्पिरेंट आए हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि मेरे टाइम पर जब मैंने अपना यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक में सिलेक्ट हुआ था और उससे पहले मैं वन विभाग में भी निकाला था और वीडियो भी निकाला था, तो उस टाइम पर हमारा इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू इस तरह से ये हमारा पहला प्रपत्र आता था, इंटरव्यू का नोटिफिकेशन, और ये सारा का सारा हमको यहाँ मिलता था। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में सिर्फ ये आपको दिखेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लानी है वेबसाइट पर: विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, और ये देशना इंडेक्स प्रपत्र और प्राप्तांकों का विवरण। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उस टाइम 60 रुपये हम लोगों का इंटरव्यू का चार्ज भी लगता था। तो जितने भी नए बच्चे हैं, शायद मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो उस टाइम जिनकी डीओबी 2000, 2001, 2002, 2005 इसी के अराउंड ऑफ होंगे। लेकिन जहाँ तक है मेरा मानना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1993 है, सबसे बड़ा मैं ही हूँगा। तो मेरे टाइम पर ये इंटरव्यू होता था। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा, लेकिन जो नए जनरेशन आई है उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, शायद नहीं भी होगी। तो इसलिए मुझे लगा कि उनको बताना भी ज़रूरी है कि मेरे टाइम पर इंटरव्यू भी हुआ करते थे, जो कि आज के टाइम पर नहीं होते हैं। ओके, अब हम चलते हैं सीधे प्रपत्र पर कि प्रपत्र आपको कैसे भरना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको ये एक प्रपत्र देखने को मिलेगा। देखो, इस तरह से 2016 की वैकेंसी है ये, लेकिन प्रपत्र सेम ऐसे ही आते हैं। ना उस टाइम को डिफरेंस था ना आज को डिफरेंस है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही प्रपत्र आपको मिलेगा। जहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगानी पड़ेगी सप्रमाणित, और प्रमाणित ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है। मैंने तो प्रमाणित नहीं की थी उस टाइम। और अब यहाँ पर देखो, सिंपल सा यहाँ पर आपका कुछ प्राइवेसी की वजह से मैंने यहाँ पर हटा दिया है। यहाँ पर आपका ऑलरेडी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर ही आएगा ये। उसके बाद में आपका देखिए यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखा रहेगा और हिंदी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपना नाम। उसके बाद में चौथे नंबर पे जहाँ के आपके निवासी हैं, ग्राम, राज्य, नगर, जिला, राज्य, ये सारा स्थायी पता आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डीओबी आपकी 8 अप्रैल 93। ऑल्दो मैं 1994 का हूँ, बट इसमें 1993 लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में गलती हो गई थी। यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा 8 अप्रैल 1993, इस तरह से लिख देना है आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 पॉइंट में आपका लिखा अभ्यर्थी के पिता का नाम, वो लिखना है आपको। अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान, जो आपके पिता पति का जन्म स्थान है, मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और डीबी होता है वो आपके पैतृक गांव में ही जाता है, तो इसीलिए वो मांगते हैं कि यहाँ पर भरना है। तो मैंने भर दिया था और ये कोई इशू नहीं है। बाकी सारी सिरे राष्ट्रीयता कोई बदलता नहीं है। और अब आते हैं 7th वाले में, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के प्रति पिता जन्म तथा, चलो ये भी बेकार है। और 8वां नंबर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण चाहते हैं हाँ या नहीं, आप वो दिखा दीजिए अपना कि मेरी वर्ग जाति क्या है, ओबीसी है, एससी एसटी क्या है, ये दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और इस तरह से सीमाओं में छूट चाहिए या नहीं, तो मतलब ये उनके लिए है जो रिजर्वेशन करना चाहते हैं, उसके लिए है। और क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो यहाँ पर हाँ या ना, और यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी का एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष, ये भी ठीक है। सारा का सारा देख लेना। अगर अनमैरिड हैं तो नहीं कर दीजिए, अगर मैरिड है तो हाँ कर दीजिए, बस इतना ही है। और उसके बाद में यहाँ पर भी जो खा वाला ऑप्शन है, इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक ही वाइफ होगी, आपका एक ही हस्बैंड होगा, दो कोई नहीं रख सकता। फिर उसके बाद में अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 10 में। यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल के जो सब्जेक्ट हैं वो लिखने पड़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा छोटा लिख देना, हिंदी, फिर उसके बाद में अंग्रेजी, इस तरह से छोटे छोटे लिख देना, आ जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सोशल साइंस जो भी हैं वो सारा लिख देना इसमें। और उसके बाद में जो आपकी
डिवीज़न आई थी वो लिख देना। कौन से वर्ष में पास किया था, 2008 मैंने किया था, तो यहाँ लिख देना है आपको। 2008 सबसे पुराना मैं ही हूँगा जो किया होगा आपके साथ में। प्राप्तांक प्रतिशत यहाँ पर आपको लिखना है अपने कि आपने कितने प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत आपके हैं। प्रमाण संख्या यहाँ पर आपका आएगा जो सनद सर्टिफिकेट होती है, सर्टिफिकेट का नंबर आएगा। प्राप्त विशिष्टता का विवरण, ओके, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा विशिष्टता का। किया है इंटरमीडिएट में विषय लिखने हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और जो सब्जेक्ट होते हैं वो लिख देने हैं। यहाँ पर डिवीज़न लिख देनी, कौन से वर्ष में पास किया, क्या आपके परसेंटेज थे, सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पर भी कुछ नहीं खास आएगा। फिर आते हैं स्नातक में। स्नातक में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने जैसे थर्ड ईयर में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट कम हो जाता है स्नातक में, लेकिन आप पर आपको क्या करना है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के सब्जेक्ट लिखने हैं। ये नहीं कि थर्ड ईयर वाला लिख दीजिए। थर्ड ईयर में मतलब क्या है कि जैसे आपने बीएससी करी तो उसमें फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है और मैथ्स भी होती है। लास्ट में कोई एक सब्जेक्ट कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि हमारे पास फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी, मैथ्स भी थी, और बाद में आपकी परसेंटेज श्रेणी आ जाएगी और यहाँ पर किस वर्ष में पास किया, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपके प्रतिशत प्राप्तांक क्या थे। और जैसे अलग आपको तीनों सालों का ऐड करके जो थर्ड ईयर में फाइनल मार्कशीट आती है, जो नीचे नंबर लिखे होते हैं तीनों सालों का ऐड करके, और उसके बाद में जो लिखा होता है वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में 1350 नंबर का पेपर होता है, आपने देखा होगा। 450 फर्स्ट ईयर, 450 सेकंड ईयर, 450 थर्ड ईयर। तो 1350 में से आपको ओवरऑल जितने नंबर मिले वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आएगा सर्टिफिकेट नंबर, उस पर लिखा होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपने पीजी किया है स्नातकोत्तर तो वहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। जैसे मैथ से किया किसी ने, केमिस्ट्री से किया या फिजिक्स किया या बीए एमए कुछ भी किया हो तो वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। और क्या आपकी यहाँ पर श्रेणी थी, फर्स्ट डिवीजन थी, कौन से ईयर में किया और कितने नंबर थे, कितने में से, और उसके बाद में क्या आपका परसेंटेज था, ये लिखना पड़ेगा, और उसके सर्टिफिकेट नंबर। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है यहाँ पर आपको लिखना, उसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। अनशैक्षिक प्राविधिक, जैसे किसी ने आईटीआई किया है, किसी ने प्राविधिक कला से किया है तो वो सारा लिख सकते हैं अपना। बाकी जो भी आपने एक्स्ट्रा स्टडीज़ में कुछ किया तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर। इधर कोई करता नहीं है लेकिन ये खाली चला जाता है। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर पे, खेलकूद शारीरिक विज्ञान में प्राप्त प्रवीणता तथा पाठ्यकोत्तर। इसमें अगर आपने कुछ खेलकूद में यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी किया हो तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं अपना, और साथ में उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगला आता है अभ्यर्थी अपने विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का विवरण। ये उनके लिए है जो कहीं पर अभी भी जॉब में हैं। जैसे पुलिस वाले बच्चे हैं वो आना चाहते हैं, या कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं जो सेंट्रल में हैं, स्टेट में हैं, किस कहीं पर भी हैं, तो वो अपनी डिटेल यहाँ पर भरेंगे। मैक्सिमम सारी की सारी डिटेल यहाँ पर लिखी रहेगी। पद का नाम, कहाँ पर थे, नियुक्ति का वेतन क्रम क्या था। जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेबल है तो 5200 से 20,200 वाला उसका होता है। सेवा योजक का नाम तथा पूरा विवरण। फिर आते हैं 12 के बाद में 13 नंबर पे, यहाँ पर अनिवार्य और अधिमानी अहर्ताएँ। अनिवार्य अहर्ताएँ यूपी ट्रिपल सी यूनिट स्टैंड में आपको बताइए, ट्रिपल सी अनिवार्य रूप से मांगा जाता है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अधिमानी में आपने जो भी अलग से किया, जैसे एनसीसी किया हो तो वो लिख सकते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। उसके बाद में आपने 40 नंबर पर क्या आप टेरिटोरियल आर्मी में है, टीए में 2 वर्ष की सेवा अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुछ खास नहीं है। बाकी एनसीसी वाला हो गया या भर देंगे। और फिर ये एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनके ऊपर केस है, तो फौजदारी न्यायालय में कोई ऐसा तो नहीं आपका दंड आपके ऊपर प्रावधान इस टाइम करंटली में चल रहा हो, तो यहाँ पूरा आपको विवरण देना पड़ेगा। यहाँ पर जिनके ऊपर कोई केसेस चल रहे हों और जिनका सेशन होने को है तो वो ये चीज़ें बिल्कुल ना छुपाएं, इसको आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई जांच बैठती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आपसे मतलब एक ये और केस आ जाएगा उसके ऊपर कि आपने 420 का केस लग सकता है आपके ऊपर, क्योंकि आपने तथ्य छुपाए और तथ्यों के बाद में छुपाने के बाद नौकरी आपने हासिल करी। तो इससे अच्छा ये कि आप कम से कम ये चीज़ों को यहाँ पर ना छुपाएं, सारा लिख दीजिए कि हमारे पास क्या केस हुआ था। फिर आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर ये आपको DVDU चालान ट्रांजेक्शन ID सब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको आप यहाँ पर आपको एंटर कर दीजिए, वेबसाइट में मिल जाएगा। और हालांकि 2-3 बार जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम क्या था कि देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी के पास में नहीं मिल पा रहा है 16 नंबर पे
तो इतने को टेंशन लेने वाली बात नहीं। आयोग के पास में आपका सारा रिकॉर्ड होता है, आपने पेमेंट ही किया होगा, पेमेंट होने के बाद में भी आपका रिकॉर्ड सारा ही पोर्टल पे होता है, तभी आपका निकला है। तो अगर नहीं भी मिल पा रहा है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मेरा 2 बार खो गया था, दोनों बार मैंने सिर्फ ब्लैंक कर छोड़ दिया था, तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, कोई बात नहीं है। बाकी आपको पोर्टल मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा तो बाकी PDF में भी ये ट्रांजेक्शन ID उस पर लिखी होती है, फिलहाल आप बोल सकते हैं। और उसके बाद में ये 17 नंबर कुछ नहीं, फिर यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिएगा सारा कुछ, दिनांक रख दीजिए, स्थान जहाँ से आप भर रहे हैं। अगर आप जैसे अपने घर से ही साइन करके चले यार, कोई दिक्कत नहीं, अगर लखनऊ बैठे तो वहीं पर बैठे बैठे साइन कर दीजिए। मैं तो फिलहाल मैं घर से करके लिख कर चला गया था। तो यहाँ पर साइन, नाम, पूरा पता सब लिख दीजिए। ये पहला आपका प्रपत्र हो गया, सिंपल है, कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें। अब आते हैं सेकंड वाले प्रपत्र पे। अब ये आ जाता है आपका सेकंड प्रपत्र, अटेस्टेशन फॉर्म, प्रमाणीकरण पत्र, प्रमाण वाला। अब यहाँ पर भी देखिए आपको सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा कि ये आप एक काम करिएगा, एक बार में कम से कम 2 या 3 PDF निकाल लीजिए। मान लीजिए कहीं पर गलती हो जाती है तो दोबारा से इसको हम ठीक कर सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि एक बार अपने घर में भी ट्राई कर लो भरने के लिए। अगर आप चाहो तो मैं इस PDF को ही डाल दूंगा मैं, तो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि अब तो आने वाला ही होगा, फिर भी अगर आप चाहते तो मैं डाल दूंगा इसको। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का पूरा नाम ये ऑलरेडी आपका आएगा ही। उसके बाद पिता का पूरा नाम, उपनामों के साथ में कोई अगर हो ये डाल देना। मम्मी का नाम लिख देना यहाँ पर है। पिता की राष्ट्रीयता क्या है, माता की राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिटी, पति की नेशनलिटी क्या है, पत्नी की नेशनलिटी क्या है, ये तो सारा कॉमन चीज़ें हैं, इनमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और निम्नलिखित का जन्म स्थान, पति का जन्म स्थान, पत्नी का जन्म स्थान, कहाँ पर आपके मतलब बॉर्न हुए थे, स्थायी निवास का पूरा पता ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके। बाकी वर्तमान का कहाँ पर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ सभी का ज्वाइनिंग लेटर आए। फिर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, शब्दों में आपको आगे लिखनी पड़ेगी, 8 अप्रैल 93। फिर उसके बाद में 15 वर्ष की आयु की शिक्षा प्राप्त करने का स्थान अब आपने निकाल लीजिए कि 15 वर्ष के टाइम पर हमारी मतलब हम कौन सी क्लास में थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको लिख दीजिए, स्कूल का नाम और कहाँ थे, कब प्रवेश लिया था, कब छोड़ा था, परीक्षा। देखो यूजुअली 15 साल के आसपास लोग बच्चे 10th में ही होते हैं, तो अपने 10th की ही लिख दीजिएगा। 10th में कौन से स्कूल में थे, कब प्रवेश किया, और TC पे लिखा ही होगा आपकी, कब छोड़ा आपने पास आउट करने के बाद में, परीक्षा कौन कौन सी पास करी। कभी कभी क्या होता है 9th और 10th एक ही जगह से लोग पास कर लेते हैं। जैसे मान लो GIC है तो GIC में एडमिशन ले लिया किसी ने, GIC में 9th में ले लेते हैं, और 9th में एडमिशन लेने के बाद मान लीजिए जैसे हम मान लेते हैं 2022 में एडमिशन उसने लिया है यहाँ पर। ओके, 2022 में ले लिया, 1 अप्रैल लिख लेते हैं, 1 अप्रैल 2022 में एडमिशन लिया, और उसके बाद 9th भी करेगा 10th भी करेगा। तो उसके बाद में यहाँ पर कब छोड़ेगा, 10th के बाद में, जैसे मान लीजिए 2022 से 23 में 9th किया और 23-24 में उसने 10th कर लिया। तो अगर 10th तक कर लिया तो 10th करने के बाद में यहाँ पर लिखेगा कि पास आउट जिस साल हो गया 2024 में होगा पास आउट। तो यहाँ करने की जब भी जिस दिन TC कटेगी 2024 30 जून या 1 जून जो भी कटे, 30 जून 2024 में TC कट गई 24 में, और 9th और 10th पास किया। अब उसके बाद मान लीजिए वो इंटर तक किया तो वही 4 साल और बढ़ा दीजिए। ये तो सब आपको लिखा ही होगा, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं 8वें के बाद में 9th नंबर, कार्यालय फर्म का पूर्ण विवरण उम्मीदवार ने पहले काम किया। यहाँ पर अगर आपने कहीं पर से काम किया हो तो वो सारा का सारा आपको लिख देना है यहाँ पर। ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो प्राइवेट वाले बंदे हैं जो सोच रहे हैं कि बच्चे हैं कि प्राइवेट वाले, तो उनको नहीं भरना है। ओके, सिर्फ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाले के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं। कि आप किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार अभियोजित, अब ये देखिए उनके लिए है जिनके ऊपर कोई केस अभी फ़िलहाल में है या अंडर प्रोसेस है, और या किसी का ऐसा केस जो डिस्पोज हो चुका है, सारे के सारे हैं। तो ये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है कि आपको देना ही है ये। ठीक, ये सारा का सारा हो गया है। यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि आपका नाम डिक्लेरेशन के लिए, फिर स्थान, दिनांक, ये सारा का भर देना। बाद में ये आपका सेकंड प्रपत्र समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। तो बच्चों देखो ये आ गया है आपका इंडेक्स। अब इंडेक्स कार्ड में आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो सेम आपको ऐसे ही मिलेगा हर जगह, इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा। क्या यदि विवाहित स्त्री हो तो यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, अगर अनमैरिड हैं तो पिता का नाम, और मैरिड हैं तो पति का नाम, ये लिखना पड़ेगा आपको। ओके, फिर उसके बाद में और
अब जैसे बहुत से बच्चियों का कहना ये है कि भैया जब मैंने फॉर्म डाला था तब अनमेरिड थी, अब मैंने जब फॉर्म डाल दिया है तो मैरिड हो गई, तो क्या डालना पड़ेगा? तो उस केस में आपको अपने पति का नाम डालना पड़ेगा। ओके, ये समझ लो। फिर 8 अप्रैल 93 शब्दों में डालना है। व्यवसाय का पता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, ये सारी चीज़ें अभी से पहले से ही हो चुकी हैं। उसके बाद में आपकी यहाँ पर आ जाएगा कि आप अनुसूचित जाति भाई SC ST वाला टिक कर देना है आपको यहाँ पे। और फिर अगर आप सैनिक के रूप में भर्ती हैं तो यहाँ पर वर्ग, जाति और उपजाति, ये मतलब कुछ खास ज़्यादा इसमें नहीं है। उत्तीर्ण की हो तो 10th 12th ग्रेजुएशन, ये सारा इसमें आपको लिख देना है। बाकी शायद 7 19 इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बगैर वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, इससे पहले कहाँ भी आपकी नियुक्ति थी वो सब भर देना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर डैश मार दीजिए इस तरह से। अब हम आते हैं प्रपत्र नंबर 4 पे। बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया ये कैसे भरा जाए। वो स्नातक नहीं भर पा रहे हैं और बाकी हाई स्कूल इंटर भी नहीं हो पा रहा उनका। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि हाई स्कूल में जाइए। हाई स्कूल में बच्चों के पास में हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, गणित होती है और उसके बाद में सोशल साइंस होती है और ड्राइंग होती है। ये 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो जितने नंबर आपके हिंदी में हैं वो यहाँ पे लिख देना है, इंग्लिश में है वो लिख देना है, मैथ्स में है वो लिख देना है, उसके बाद में सोशल साइंस में लिख देना है, साइंस में लिख देना है आपके नंबर, और ड्राइंग में भी लिख देना है। ओके, तो इस तरह से आपको अपने नंबर लिखना है। और यहाँ पर हाई स्कूल नीचे इस जगह पर टोटल लिख देना है, योग, यहाँ पर योग, और यहाँ पर इस जगह पर पूर्णांक। 100 100 100 100 मतलब 600 नंबर में से आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आपको पता ही है कि गणित के साथ साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ऐड हो जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड हो जाती है। और जिन बच्चियों के पास में गणित नहीं होती है तो उनके पास में बायो हो जाती है, ये आपको सभी को पता ही होगा। और वही सेम हिंदी में, जैसे मान लीजिए आपके 100 में से 65 नंबर आ गए, अंग्रेजी में 70 नंबर आ गए 100 में से। और जिनके पास में मैथ्स है तो वो अपने यहाँ पर मैथ्स के नंबर लिख लेंगे इस तरह से। जिनके पास में फिजिक्स है, फिजिक्स तो खैर ऑलरेडी होती है, सभी के पास में है, वो लिख लेंगे। जिनके पास में केमिस्ट्री होती है तो वो यहाँ पर इस जगह पर केमिस्ट्री का लिख लेंगे अपना 90 नंबर आउट ऑफ 100। और अगर अब जो बच्चियाँ जिनके पास में बायो होगी तो गणित तो होगी नहीं, तो ये वाला उनका ब्लैंक जाएगा और यहाँ पर उनके नंबर आ जाएंगे 95 आउट ऑफ 100 इस तरह से। अब वही सेम क्या है कि इस जगह पर नीचे यहाँ पर टोटल प्राप्तांक और यहाँ पर टोटल मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक में से कितने, तो ये आपका आ जाएगा इंटरमीडिएट का। अब लास्ट में आता है हमारे पास में ग्रेजुएशन के नंबर। बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ग्रेजुएशन के नंबर कैसे लिखे जाएं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक करते हैं कि ग्रेजुएशन में हमारे पास में 2 स्ट्रीम होती हैं, या तो बच्चे के पास में BA होगी या BSc होगी, 2 स्ट्रीम होती हैं। तो हम BSc को ही लेके चलते हैं। तो BSc में बच्चों के पास में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है। अब कुछ बच्चियाँ होते हैं जो मैथ्स की जगह बायो ले लेते हैं। तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट ही होते हैं, तो उसमें आप जो भी चूज़ करना सकते हैं वो कर सकते हैं, मैथ्स में या बायो में। अब होता क्या, जैसे मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में हूँ, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाई की तो उसमें 1350 का ओवरऑल बनता है। तीनों सालों का मिला के जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो 1350 के बनते हैं। जिसमें फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मेरे पास मैथ्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री मेरे पास में थी, तो फर्स्ट ईयर में मैथ्स 150 नंबर की होती है, सेकेंड ईयर में 150 नंबर की होती है, थर्ड ईयर में अगर मैं मैथ्स अपना सब्जेक्ट रखूँगा तो वो 225 नंबर की हो जाएगी, क्योंकि थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है ना, तो उसी अकॉर्डिंग। और जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स भी 150 नंबर की होती है, 150 नंबर की होती है। अगर मैथ्स में फिजिक्स रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर 225 नंबर की हो जाएगी। वहीं केमिस्ट्री 150 नंबर की हो जाएगी, और ये 150 नंबर की, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर। और यहाँ पर हमारे पास में ये केमिस्ट्री लास्ट में आकर ख़त्म हो जाती है, जाएंगे ओवरऑल 1350। अब आपको नंबर कैसे इसमें हमें इसमें भरने हैं वो देखते हैं। जैसे हमारा बच्चा है जो गणित में थोड़ा कमज़ोर है, तो उसके फर्स्ट ईयर में 150 नंबर थे, 150 में से उसके 56 नंबर आ गए,
फिर थोड़ी सी सेकेंड ईयर आया, बेचारा कमज़ोर था, तो फिर से 150 में से 64 नंबर आए। थर्ड ईयर की बात आई, और थर्ड ईयर मान लेते हैं उसके अब 225 नंबर हो जाएंगे, तो 225 में उसके नंबर बनेंगे, मान लीजिए 96 नंबर आ पाए। 225 में 96 नंबर आ पाए, कमज़ोर था। तो उसके ओवरऑल मैथ में कितने नंबर बने, तो यहाँ से ओवरऑल नंबर बनेंगे उसके 216 नंबर, कितने में से, 525 में से। तो ये तीनों सालों का आपको तीनों ईयर का आपको इस तरह से यहाँ पर निकाल लेना है, और वहाँ पर जो, हाँ, पूर्णांक, ये पूर्णांक में लिख लेना है आपका 525 नंबर, और 525 में से 216 नंबर यहाँ पर आए। वैसे ही आपको अपना फिजिक्स में तीनों साल का निकाल लेना है, एक साथ नंबर तीनों सालों के लिख लेना है यहाँ पर, और तीनों सालों का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर निकाल के लिख लेना है। वही केमिस्ट्री में करना है आपको, तीनों ओवरऑल तीनों ईयर्स का लिख लेना है यहाँ पर प्राप्तांक, और यहाँ पूर्णांक लिख लेना है। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अगर किसी के पास में बायो है तो वो गणित घटा दें यहाँ से, और हम बायो कर दें, तो तीनों साल का वो बायो लिख ले लें नंबर, और यहाँ तीनों साल का पूर्णांक जोड़ के लिख ले, तो इस तरह से बन जाएगा आपका। अब अगर किसी बच्चे के पास में एमएससी है या बीएससी, सॉरी, एमए है, तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मैथ्स है, तो मैथ्स में सब्जेक्ट एक ही होगा, चाहे वो एडवांस हो और कैलकुलस जो भी होगा अंदर होगा, लेकिन ओवरऑल तो मैथ्स ही होगा। तो 1000 का होता है कानपुर यूनिवर्सिटी में, तो 1000 में जितने भी नंबर आ गए उसके 928, 932 जो भी आ गया वो यहाँ लिख दें, और लास्ट में यहाँ पर योग आ जाएगा, और यहाँ पर इस जगह पर सभी की श्रेणियाँ आ जाएंगी। तो मेन आपका यही इंडेक्स होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बाकी इससे जो पहले प्रपत्र थे वो इतने ज़्यादा खास नहीं है, और इसको आप सावधानी से भरिएगा, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी आपकी। और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो डीबी स्किप का चल रहा है इस टाइम, अभी अभियान आप लोग चला रहे हैं, मैं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ, और जितने भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने ज़्यादा बच्चे डीबी स्किप करें उतना ही बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो बाकी जो भी कोई कन्फ्यूज़न हो आपको डीबी से रिलेटेड, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं, और मैं रोज़ लाइव भी मिलता हूँ रात के 9 बजे, आप वहाँ पर मुझसे मिल सकते हैं। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।